नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापेकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है कि तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। ये तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा चल रही है। द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा करते हुए आचार्य देव हमसे कहते हैं कि वस्तु में दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, अर्थात दो द्रव्यों में प्रदेश भिन्नता है, परंतु एक द्रव्य में अतद भाव है, अर्थात एक द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय से अभेद होते हुए भी भेद है और भेद होते हुए भी अभेद है। क्या मतलब कि द्रव्य गुण पर्याय में प्रादेशिक भिन्नता नहीं है, परंतु अतद भाव रूप भिन्नता है। द्रव्य गुण नहीं, गुण पर्याय नहीं, ऐसी भिन्नता उस द्रव्य में है। अब एक ही द्रव्य में होने वाला जो अतद भाव है, उस द्रव्य के अतद भाव के स्वरूप को 107 नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य देव समझाते हैं। 290 नंबर का पेज 290 और 107 107 नंबर की गाथा। गाथा पढ़ते हैं। सद्दव्वम सच्च गुण सच्चैव यपज्जौति वित्थारो जो खलु तस्य अभावो सो तद्भावो अतब भावो। द्रव्य सत्व गुण सत्व और पर्याय सत्व विस्तार। ठीक है ना। माने सत यानी अस्तित्व। अस्तित्व का विस्तार कैसा है कि अस्तित्व का विस्तार तो द्रव्य अस्तित्व, गुण अस्तित्व और पर्याय अस्तित्व ऐसा है। ठीक है ना, तीनों का अस्तित्व है। देखो तीन गुण नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अस्तित्व नामक एक द्रव्य में एक गुण है, परंतु वो एक अस्तित्व नामक गुण उस द्रव्य की अस्तित्व को, गुण के अस्तित्व को और पर्याय के अस्तित्व को, तीनों को प्रदर्शित या स्वभाव को समझाने वाला है। तीनों में फैला हुआ है उसका विस्तार। तो तीन सत हो गए, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ऐसे तीन सत वाला एक द्रव्य। ठीक। एक दूसरे रूप नहीं है, यह कहलाता अतद भाव। ठीक। एक दूसरे रूप नहीं होते, द्रव्य गुण रूप नहीं होता, गुण पर्याय रूप नहीं होते, इसे अतद भाव कहते हैं। अब टीका को जरा थोड़ा ध्यान से समझना है ना क्योंकि टीका को थोड़ा न्याय की दृष्टि से समझाते ना आचार्य अमरचंद्र देव। थोड़ा न्यायिक भाषाओं का इस्तेमाल होता है, नहीं समझ में आए तो हम इस पर चर्चा करेंगे, बट सरल है, इतना मुश्किल नहीं है। अटेंड, आपका अटेंशन चाहिए, बस अटेंशन रहेगा तो बात अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी।
251 नंबर का पेज, 291 नंबर का पेज। सत द्रव्यम, सत द्रव्य माने द्रव्य है, सत द्रव्य अस्तित्व, द्रव्य द्रव्य है, सतगुण गुण भी है, और सत पर्याय पर्याय भी है। ठीक है ना। देखो जब हमने कहा द्रव्य है तो गुण है पर्याय है, ऑटोमेटिकली बात है। लेकिन एक बात हमें ये समझ में आनी चाहिए कि द्रव्य के स्वरूप को गुण और पर्याय के बिना नहीं समझ सकते, है ना। तो वहां समझाएंगे कि द्रव्य है, द्रव्य में अनंत गुण है, और अनंत गुणों की प्रति समय की अनंत पर्याय है। ठीक है ना, प्रति समय में एक एक समय की पर्याय है। इस प्रकार सत्ता गुण का विस्तार है, जो अस्तित्व नामक गुण है उसका विस्तार द्रव्य गुण पर्याय में इस प्रकार से विस्तृत या फैला हुआ है। और उनमें परस्पर जो उसका अभाव, अर्थात द्रव्य गुण नहीं गुण पर्याय नहीं, उसका जो अभाव है ना। परस्पर, परस्पर माने एक दूसरे में, किस एक दूसरे में, द्रव्य का गुण में गुण का पर्याय में, इसको कहेंगे परस्पर। जो उसका अभाव अर्थात उस रूप होने का अभाव है, सो वह तद अभाव अतद भाव। क्या है वो? तद अभाव, तो क्या बन गया? अतद भाव। पकड़ा भी मत। तद अभाव उसका अभाव अतद भाव है ना। जैसे अनादि अनिधन, अनादि निधन, ऐसे तद अभाव अतद भाव। पकड़ में आई ना। उस रूप नहीं होना, तो भाव में भी नहीं लगाया और तद में भी नहीं लगाया, नहीं होना, नहीं होना, उस रूप नहीं होना। हाँ बोलो भैया बोलो। भैया यहाँ पे एक ही ना है एक्चुअल में, जो शब्द होता है ना व्याकरण में, इसको मैंने आगे देखा था। वह त हम्म। और फिर दा के नीचे हलंत है। तो हाँ तद हाँ अभाव, और तद और जब उसमें अभाव कर देते हैं ना, तो हाँ हाँ। कंफ्यूजन ना हो, तो अभाव का आ हटा के आगे लगा दिया। आगे चला गया ना। हाँ सुनो, तत्व हो दो गया ही ना, आ ही फिर आएंगे। तत्व हो गया ना सुनो ये। सुनो सुनो सुनो, दो ही ना आएंगे इसमें, लेकिन संधि में एक चला जाएगा। जैसे अनादि अनिधन होता है, तो अनादि अनिधन को अनादि निधन, एक आ से दोनों को प्ररूपित करते हैं। अब देखो हमने लिखा अ तद अभाव, अब इसके बीच में अगर हम कोमा लगाएंगे, अतद अभाव, समझना ध्यान से। भाव का अर्थ होता है होना, तद का अर्थ होता है उस रूप। पहले समझो ध्यान से, भाव नहीं अभाव। और क्या कौन सा अभाव? अत्यंत या अतद? अत्यंत या अतद? कौन से अभाव की बात चल रही है? अतद की चल रही है ना। तो ध्यान से समझो, अतद अभाव। अब इनकी जब संधि करेंगे तो दो में से एक आ रह जाएगा। जैसे अनादि अनिधन, अगर अनादि अनिधन इनको अलग अलग लिखेंगे तो दो बार आ लिखेंगे, लेकिन अगर हम इनके बीच में स्पेस नहीं रखेंगे तो एक आ हो जाएगा। जो द्वैत है उसका एक हो जाता है। देखो ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनमें द्वैत हो जाता है, ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनमें द्वैत का एक हो जाता है। आपने आगे पढ़ा था, ठीक है। लेकिन व्याकरण के संदर्भ में ये बात ऐसी है कि यहाँ दो आ है, लेकिन इन दो आओ को एक साथ लिखा ना, अतद अभाव, तो क्या बन गया? अतद भाव। पकड़ में मत। भाव माने होना, तो है या नहीं है? कि नहीं है, नहीं होना। क्या नहीं होना? उस रूप नहीं होना, अतद रूप नहीं होना, तद रूप नहीं होना, अतद अभाव। यहां बना एक साथ संधि करके अतद भाव। ठीक। तो लिखा तद अभाव उसका अभाव, अतद भाव, सो अतद भाव है, अर्थात उस रूप नहीं होना है, ऐसा है। ठीक। आगे क्या कहते हैं? अब टीका। जैसे एक मोतियों की माला, एक माला है, एक माला, वो एक माला कैसी है? मान के चलो 108 मोती हैं उसमें। तो माला किसका नाम है? सिर्फ मोतियों के समूह का नाम माला नहीं है, एक धागे में पिरे हुए मोतियों का नाम माला है। ठीक है ना। ऐसा मोतियों का समूह रख दिया आपने मुट्ठी भर के, उसको कोई माला नहीं कहेगा। लेकिन एक धागे में जो पिरे हुए मोती होंगे उसको क्या कहेंगे? उसको एक माला कहेंगे। ठीक है ना। तो कहते जैसे एक मोतियों की माला है, तो मोतियों की माला हार के रूप में, वो मोतियों की माला हार के रूप में, सूत्र यानी धागा के रूप में, और मोती के रूप में त्रिधा। अब उसमें तीन चीजें हैं। वो जो मोतियों की माला है उसको हम हार भी कहते हैं, तथा उसमें मोती है ऐसा भी है,
और वो मोती सूत्र में पिरे हुए हैं, ऐसा भी है। तीन चीजें हो गई ना, माला का हो चाहे हार का हो, एक चीज, साथ में मोती और साथ में धागा, तीन चीजें हो गई नहीं हो गई इसमें। जैसे एक मुट्ठी मोती भरे और हमने एक जगह रख दिए, तो अब उसको कोई माला कहेगा या नहीं कहेगा? उसको तो कोई माला नहीं कहेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि मोतियों को एक धागे में पिराया तो उसको माला कहने लगे। अब उसमें त्रिधा भाव आ गए ना, ये त्रिधा शब्द पीछे भी आया है ना। वहां त्रिधा समझाया था, उत्पाद व ध्रुव, द्रव्य गुण पर्याय, त्रिधा, याद है? ऐसे ही यहां कहा कि उस एक वस्तु में त्रिधा रूप, माने एक तो हमने उसको माला कहा, जमा उसमें मोती है, जमा उसमें धागा है, सूत्र है, पकड़ में ये बात है ना। तो देखो क्या कहते हैं, जैसे एक मोतियों की माला, अब वो माला हार के रूप में है, माला के रूप में कहो चाहे हार के रूप में कहो, हार के रूप में, जमा सूत्र यानी धागा के रूप में, और जमा मोती और मोती के रूप में त्रिधा, तीन प्रकार से विस्तारित की जाती है, समझी जाती है, देखी जाती है, विस्तारित की जाती है। तीन प्रकार से देखी, समझी और विस्तारित की जाती है। मोती है कि हाँ है, धागा है कि हाँ है, और मोती और धागा का ये सुमेल माला है कि हाँ माला है। पकड़ में ही बात, हार कहो चाहे माला कहो, है ना। उसी प्रकार एक द्रव्य, द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में और पर्याय के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। समझ में बात? अब जिसको माला कहा या हार कहा उसको तो यहां कहा द्रव्य, जिसको मोती कहा, है ना, जिसको मोती कहा उसको कहा गुण और पर्याय, सॉरी, तो माला को कहा पर्याय, गुण को कहा मोती और धागा को कहा द्रव्य, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि एक धागा है, धागा में बहुत सारे मोती हैं, और वो बहुत सारे मोती हार कहलाते हैं, धागे में पिरे हुए वो माला के मोती हार कहलाते हैं। ऐसे ही एक द्रव्य है, उस द्रव्य के रूप में गुण है, गुण के रूप में और पर्याय के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। अब ये तीन प्रकार से जो विस्तारित किया जाता है, ये कौन है जिसको तीन प्रकार से विस्तारित किया गया? उस द्रव्य को। जैसे हार को विस्तारित किया गया माला मोती और धागा के रूप में, या यूं कहो माला को विस्तारित किया गया हार मोती और धागा के रूप में, ऐसे ही द्रव्य को विस्तारित यानी कि समझाया गया या समझा गया या जाना गया द्रव्य गुण और पर्याय के रूप में। ऐसा। अब आगे क्या कहते हैं, जैसे एक मोती की माला का शुक्लत्व गुण शुक्ल हार। अब मान के चलो वो सफेद मोतियों की माला है, उसका धागा भी सफेद है और उसके मोती भी सफेद है, तो उस माला को या उस हार को सफेद से पहचाना जाएगा, शुक्लत्व से पहचाना गया, सफेद हार, ऐसा। हार तो बहुत सारे थे, लाल काला पीला नीला, आपने कहा सफेद हार। तो कहा जैसे एक मोतियों की माला का, एक मोती माने एक मोती नहीं है उसमें, एक मोती माने एक जैसे मोतियों की माला का शुक्लत्व गुण शुक्ल हार है, सफेद हार है। अगर सफेद मोतियों की माला हो तो कोई उसको क्या बोलेगा? सफेद हार। पीले मोतियों की माला हो तो कोई उसे क्या बोलेगा? पीला हार। लाल मोतियों की माला हो तो क्या बोलेगा? लाल हार, ऐसा बोलेगा ना। तो वो सारी माला सफेद मोतियों की है, तो उसको कहा सफेद हार, ऐसा कहा। और शुक्ल धागा, धागा भी उसमें सफेद है ना, मैचिंग का लगाते हैं ना। और शुक्ल मोती, मोती भी उसमें सफेद है। अब वो जो जो माला को सफेद कहा, माला सफेद, तो उसमें जो सफेदी थी माला में, वो कौन सी सफेदी थी? मोतियों की सफेदी थी या धागे की सफेदी थी? माला में सफेदी किसकी थी? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, पकड़ में ही ना। माला मोतियों की। जो मोती की, हाँ मोती सफेद थे, और सफेद धागे और मोतियों से बनी हुई उस माला को हमने कहा सफेद माला। माला तो कुछ नहीं है ना, माला क्या है? मोती और हार के संयुक्त भाव का नाम माला है। क्या कहा? मोती और धागा के संयुक्त भाव का नाम माला है। गुण और पर्यायों की संयुक्तता का नाम द्रव्य है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। द्रव्य क्या है? गुणों का समूह। गुण क्या है? परिणमन। वन पर्याय का है गुणों का परिणमन। गुण और पर्यायों की संयुक्तता वो एक द्रव्य है। ऐसा होने पर भी द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। माला क्या है? कि मोती और धागे से जो मिश्रित होकर बना है वो एक माला है, वो एक माला है।
क्योंकि सारे मोती सफेद हैं, तो माला को क्या कहा जा रहा है? सफेद माला। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? धागा और मोती सफेद होने से माला क्या हो गई? सफेद हो गई। धागा तोड़ के मोती सब अलग कर दो, अब उनमें से माला कौन सी है? कोई भी नहीं है। आई बस समझ में? लेकिन आपने अगर उसको पहले माला के रूप में देखा हो, तो आप ऐसा कह सकते हैं, ये मेरी माला है, टूटी हुई माला। ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको माला के रूप में ना देखा हो, तब आप उन मोतियों के समूह को और उस धागे को, उन दोनों को देखकर माला है ऐसा तो नहीं कहोगे। ऐसा तो नहीं कहोगे। माला देखी आपने, तो माला में आपने क्या देखा था? माला देखी थी, मोती देखे थे, या धागा देखा था? समझे या नहीं समझे? तो माला है, लेकिन वो माला मोती और धागे के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि उस माला में धागा भी सफेद है और मोती भी सफेद है, तो उस मोतियों के शुक्लत्व, उस धागे के शुक्लत्व से उस माला को शुक्ल यानी सफेद माला ऐसा कहा जाता है। तो शुक्लत्व जो अस्तित्व है, वो किसका माना गया? माला का कहें, मोती का कहें, या धागे का कहें? समझ नहीं बात? अब वास्तव में जैसे मोती सफेद है, फॉर एग्जाम्पल, सफेद तो मोती है, लेकिन ऐसा होने पर भी, सफेद मोती होने पर भी सफेद माला, वो तीनों का नाम सफेद हो गया। उसमें पड़े हुए धागे का नाम भी सफेद हो गया, वो मोती भी सफेद थे ही, और उसके साथ साथ वो जो माला है, वो भी सफेद नाम को प्राप्त हो गई। अब एक और थोड़ा सा और विस्तार करके समझाता हूँ मैं इसको, इसमें ध्यान से सफेद समझना। को जोड़ा है, वो तो गुण और पर्याय कुछ भी नहीं है ना। जो शुक्लत्व गुण को जोड़ा है, वो तो वैसे तो गुण और पर्याय कुछ भी नहीं है ना, वो तो वैसे क्यों नहीं एग्जाम्पल के है? तौर पे लिया है ना। शुक्ल तो शुक्ल, गुण नहीं है, वर्ण नाम का गुण नहीं है पुद्गल में, और शुक्ल नाम नहीं की उसकी द्रव्य गुण पर्याय है। पर्याय में। हाँ, तो द्रव्य वो गुण तो पर्याय है, में अस्तित्व द्रव्य नाम गुण का गुण पर्याय है। में तो कुछ भी नहीं है ना वो तो। अरे अस्तित्व नाम का गुण है ना भैया, जिससे हम द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत कहेंगे। इसमें मतलब शुक्लत्व किस भाव से ले रहे हैं, मुझे वो क्लियर नहीं हुआ, वो पॉइंट पकड़ में नहीं आया कि शुक्लत्व जो इन्होंने स्पेशली इसमें मेंशन किया ना, मतलब जैसे तो वो सुनो शुक्लत्व सुनो, अगर नहीं बताता भी हूँ बोलते बतलाता तो हूँ। भी। तो नहीं पहचानी जाएगी, ऐसा नहीं पहचानी जाएगी। मैं समझाता हूँ, आपको चिंता नहीं करो, तभी मैंने कहा मैं थोड़ा और विस्तार करता हूँ। देखो सुनो, आप सबके पास हार है, सभी के पास होगा। वो जाप वाली माला को अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है? हार की बात कर रहे हैं, हार, मुक्त मोतियों का हार, मुक्ता हार कहते हैं जिसको, सभी ने देखा होगा, है ना? वो जो हार होता है, वो मोतियों का बना हुआ जो हार है, उसमें सफेद मोती लगे हैं। अब ध्यान से समझना, क्या मात्र उसमें सफेद मोती ही होते हैं? नहीं होते। ध्यान से समझना, उसमें एक आधा मोती गोल्डन भी हो सकता है, एक आधा मोती सिल्वर भी हो सकता है ना, होता भी है हार को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन उस हार का टोटल ओवरऑल जो बेस है वो सफेद है। उस हार का जो टोटल ओवरऑल एक बेस है, वो क्या है? वो सफेद है। उसमें अन्य रंग भी हैं। उसमें हो सकता है धागा सफेद रंग का ना होकर किसी अन्य रंग का हो, ऐसा हो सकता है, होता भी है। सुनहरे रंग का धागा भी उसमें हो सकता है ना? मैच करने के लिए उसमें सिल्वर कलर का धागा, चांदी के रंग का धागा भी हो सकता है, होता ही है, हमने देखा भी है। ऐसा होने पर भी उस हार को कहा जाता है सफेद हार, है ना? जब हमें हार पहचानना हो, अब क्योंकि आचार्य अमरचंद्र देव ना स्वयं राजपुत्र थे, ठीक? अब इन्होंने एक तो नहीं अनेकों हार देखे थे, रोज हार बदल बदल के पहनते थे क्या? मैचिंग वाला। तो आज सफेद रंग की ड्रेस पहनी तो सफेद रंग का हार डाला, कल लाल रंग की ड्रेस पहनी तो लाल रंग का हार डाला। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे हम लोक में अपने हारों को कैसे पहचानते हैं, तो हम हार को उसके आकार और प्रकार से ना पहचान कर, कोई हार लंबा होता है, कोई हार छोटा होता है ना? कोई हार माणिक का होता है, कोई मोती का होता है, कोई हीरे का होता है, कोई पन्ने का होता है, ऐसे कई प्रकार के हार होते हैं। अब जैसे मोतियों के भी कई प्रकार के हार होते हैं, लाल मोतियों के हार होते हैं, पीले मोतियों के हार होते हैं, काले मोतियों के हार होते हैं। हमने हार पहनना है और हमने पसंद करना है, तो हमने कहा अपने सेवक से कि सफेद हार लेकर आओ। क्या कहा हमने उसको? सफेद हार लाओ।
तो जो हार अधिक सफेदी वाला, मतलब जिस हार में सफेद मोती ज्यादा होंगे, होंगे नहीं होंगे, वो उस हार को ले आएगा, सरलता से ले आएगा। हमने उस हार को पहचाना सफेद से। अब जो सफेद है उस हार के अंदर वो क्या है? जैसे पुद्गल में एक वर्ण नामक गुण है, उसकी सफेद पर्याय है। ऐसे ही उस मोतियों के हार में जो सफेदी की पर्याय है, वो सफेदी की पर्याय उस हार में वर्ण नामक गुण के कारण है या नहीं है? वर्ण नामक एक गुण है ना पुद्गल में, जिसकी सफेद पर्याय है। वो पर्याय से हमने उस हार को पहचाना। अब उदाहरण के तौर पे, सफेद द्रव्य है, सफेद माला है या हार है, सफेद मोती है या सफेद धागा है, ये यहाँ पे प्रश्न है। तो वो कहते हैं कि भैया वो पूरा का पूरा हार सफेद है, क्योंकि उस हार में जो सफेद मोती है ना, मोती मोती है ना जो सफेद, सफेद तो है मोती, लेकिन वो पूरा का पूरा वो एक सफेद मोती उस पूरे हार में विस्तार को पाया हुआ है, अर्थात पूरे हार को सफेद हार ऐसा कह रहा है। जैसे आत्मा में एक अस्तित्व नाम का गुण है, वो अस्तित्व नाम का गुण पूरे आत्मा को है ऐसा विस्तारित करता है, अर्थात वो अस्तित्व की छाया या परछाई, या यूं कहो उसका विस्तार पर्यायों में भी है। वो अस्तित्व अपने आप में एक गुण ऐसा भी है, और उस अस्तित्व का रूप अनंत गुणों में भी है, और उस अस्तित्व के आधार से वो द्रव्य भी है। मोती सफेदी में रहता है या सफेद मोती में रहता है? मोती सफेदी में रहता है या सफेद मोती में रहता है? सफेद ये मोती क्या सफेद में। समझे? पकड़ में मत। वो सफेद है ना, सफेद, वो मोती में रहता है, मोती के आश्रित रहता है। गुण द्रव्य के आश्रित रहता है। द्रव्य के आश्रित रहने वाले गुण से द्रव्य को उस गुण के माध्यम से पहचाना जाता है। 6 द्रव्य आपके सामने रख देते हैं हम। ठीक, हम आपसे पूछे द्रव्य का लक्षण बतलाओ, तो क्या उत्तर दोगे आप बताओ पहले। आपने प्रश्न पूछा ना, आप ही बताओ कि मोती सफेद समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे बोलो, उत्तर दो। तो एक बार दोबारा आपके रिपीट सामने करना। आपके सामने 6 द्रव्य रख दिए हमने, और हमने आपसे पूछा द्रव्य का लक्षण बतलाओ, तो क्या उत्तर दोगे आप? जो जो जिस जिस द्रव्य का लक्षण है वो बताएंगे, अस्तित्व गुण से बताएंगे। गलत हो गया, चलो छोड़ दो, हट जाओ, कोई और बताएगा। आउट। आप बताओ विशेष, दीदी। उसके विशेष लक्षण से पहचानेंगे, वर्ण जैसे गुण से आत्मा को। पहचानेंगे आप। उत्पाद व बिल्कुल। द्रव्य। हाँ, यु- ये उत्पाद व द्रव्य कौन बोला? ये हाँ आंटी जी बोले, बहुत बढ़िया। समझे? प्रश्न ही नहीं सुन रहे ना, नींद में ही है। गर्म पानी पी के बैठा करो। ठीक, सुनो ध्यान से। हमने पूछा 6 द्रव्य आपके सामने रखे और द्रव्य का लक्षण बतलाओ, तो आप क्या बताओगे? उत्पाद व द्रव्य, ये लक्षण बतलाओ, ये द्रव्य का लक्षण है। पकड़ में ही बात। अब हम आपसे पूछे उत्पाद व द्रव्य, तो 6 द्रव्य है, तो 6 द्रव्य क्यों है? एक ही द्रव्य से काम हो जाता ना, उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य। 6 बार कहने की क्या आवश्यकता है? उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, उत्पाद व द्रव्य, ऐसा 6 बार कहने की क्या आवश्यकता है? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। क्योंकि वह 6 उत्पाद व द्रव्य ऐसे लक्षण वाले होने पर भी उनमें भिन्न भिन्न सत्ताएं हैं। अब दूसरा प्रश्न, तो कौन सा द्रव्य कौन सी सत्ता वाला है, अर्थात कौन सा द्रव्य कौन सा है, जब हम ये पूछेंगे तब आप बोलोगे ये जीव है। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, वो जीव आपने कैसे पहचाना? जीव नाम का उसमें गुण है, वो जीव द्रव्य है, या वो जीव नाम की पर्याय है? जीव क्या है उसमें? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो जीवत्व नाम का तो गुण है, एक गुण है। अनंत गुणों का नाम जीवत्व नहीं है, एक गुण का नाम जीवत्व है। जीवत्व शक्ति कहते हैं जिसे हम, है ना? और उस एक गुण के आधार से, क्योंकि वो एक गुण ऐसा विस्तृत है, बेस है वो उसका बेस। जैसे मोतियों की माला का सफेद बेस लिया, तो पूरा का पूरा हार सफेद कहलाने लगा, जबकि उसमें लाल मोती भी है, लाल हरे मोती भी है ना, धागा भी अन्य रंग का है, लेकिन वो पूरा का पूरा हार जो आभा दे रहा है वो सफेदी की दे रहा है, सफेद रंग की आभा दे रहा है। तो हम पूरे के पूरे हार को कहते हैं सफेद। ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो द्रव्य है, इसमें गुण तो अनंत है, और अनंत गुणों की पर्याय भी अनंत है, लेकिन ये पूरा का पूरा द्रव्य का जो ओरा है, जो उसकी आभा है, वो जीवत्व भाव को प्रकाशित कर रही है, जो अन्य द्रव्यों में नहीं आ रही।
पुद्गल में ऐसा चैतन्य भाव प्रकाशित नहीं हो रहा, धर्म धर्म आकाश काल में नहीं हो रहा। एक पूरा का जो द्रव्य है, जो उसका बेस है, जो उसकी आभा है, आभा मंडल है, वो पूरा का पूरा जीवत भाव को प्रकाशित कर रहा है। तो हमने उस पूरे द्रव्य को कहा यह जीव है। पकड़ में ही बात? पकड़ में ही नहीं? पकड़ में ही। ऐसे ही उन्होंने कहा द्रव्य के सामान्य लक्षण की बात चल रही, 6 द्रव्य की बात नहीं चल रही। ध्यान से समझना। एक द्रव्य, उस एक द्रव्य में है पना क्या है, कि उस एक द्रव्य में है पना तो वास्तव में गुण है, अस्तित्व नाम का गुण। लेकिन वो अस्तित्व नाम का जो गुण है, उसका है भाव कहां कहां प्रसारित हो रहा है? वो द्रव्य को भी है ऐसा दिखला रहा है, द्रव्य में अनंत गुण है ऐसा भी दिखला रहा है, और अनंत गुणों की प्रति समय एक एक समय की अनंत काल तक पर्याय है ऐसा भी दिखला रहा है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। तो हमने तीनों को कहा है। आती बस समझ में? पर्याय है, तो पर्याय में है पना कहां से आया? द्रव्य है, तो द्रव्य में है पना कहां से आया? और अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में है पना कहां से आया? क्योंकि गुण तो निर्गुण होते हैं, गुण तो निर्गुण होते हैं। द्रव्य का है पना तो हम मान लेंगे कि गुणों के आश्रित, द्रव्य के आश्रित रहने वाले गुण है ना अस्तित्व, तो द्रव्य में अस्तित्व नामक गुण है, तो द्रव्य का अस्तित्व तो वहां से मान लिया। लेकिन बाकी के अनंत गुण वे तो सब निर्गुण है, उनमें है पना कहां से आया? जैसे ज्ञान है या नहीं है? है या नहीं? तो गुण तो निर्गुण होता है, ज्ञान के पास है कहां से आया? दर्शन के पास है कहां से आया? चारित्र के पास है कहां से आया? और सिर्फ है नहीं, देखो, ज्ञान त्यागो उपादान शून्यत्व है या नहीं है? है। तो बस ज्ञान ही है, दर्शन चारित्र सुख वीर्य नहीं है कि वो भी है? पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? है ना? ज्ञान अरूपी है, तो दर्शन चारित्र आदि अरूपी नहीं है? वो भी है। अरूपी एक गुण है क्या? त्यागोपादान शून्यत एक शक्ति है। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में? भाव अभाव आदि ये शक्तियां हैं। समझ में आई बात? सुख एक शक्ति है, तो ज्ञान सुखी कहां से हो गया? दर्शन सुखी कहां से हो गया? चारित्र सुखी कहां से हो गया? आ रही ना? तो बोले जो है ना, है किसी भी द्रव्य के गुण के पर्याय के है पने को जो प्रकाशित कर रहा है, वो कौन है? कि है तो वो अस्तित्व नाम का एक गुण, लेकिन वो सत्ता नाम का जो एक गुण है, उसका प्रचार, उसका प्रसार उस द्रव्य में इस प्रकार से व्यापक है कि द्रव्य है ऐसा भी समझ में आता है, अनंत गुण है ऐसा भी समझ में आता है, और अनंत गुणों की एक एक समय की पर्याय है ऐसा भी समझ में आता है। द्रव्य ध्रुव है ऐसा भी समझ में आता है, और गुणों में उत्पाद है, वय है ऐसा भी समझ में आता है। आता है या नहीं आता है? तो ये कहां से है आ रहा है? कि वो एक अस्तित्व इस प्रकार से प्रचारित प्रसारित हुआ है कि वे द्रव्य को द्रव्य भाव से देखने पर द्रव्य है ऐसा भी समझ में आता है, उस द्रव्य में अनंत गुण है, द्रव्य एक है गुण अनंत है ऐसा है, अनंत गुणों का भाव वह भी समझ में आता है, और साथ ही साथ अनंत गुणों में प्रति समय एक एक समय की पर्याय है या नहीं है? है ऐसा भी समझ में आता है। और जो पर्याय है वो गुण नहीं है या नहीं है? बोलो, जो पर्याय है वो गुण है कि नहीं है? बीच में लगा है ना, नहीं है। और गुण है वो द्रव्य नहीं है। पकड़ में बात? क्योंकि द्रव्य के पास प्रदेश है और गुणों के पास प्रदेश नहीं है, पर्यायों के पास प्रदेश नहीं है। आती है वो समझ में? उन प्रदेशों की अपेक्षा से द्रव्य गुण नहीं है, गुण पर्याय नहीं है। और क्या विशेषता है? द्रव्य एक है, गुण वो अनंत है। ऐसा है या नहीं है? कि नहीं नहीं भैया, जीव द्रव्य तो असंख्यात प्रदेशी है, तो पुद्गल द्रव्य से समझ लो, वो तो एक प्रदेशी है ना। क्यों? उसके पास अनंत गुण नहीं है? है। काल तो एक प्रदेशी है ना, मतलब एक प्रदेशी इंसान एक कालाणु वाला है ना, उसके पास अनंत प्रदेश नहीं है, ओ अनंत गुण नहीं है कि है? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। तो एक द्रव्य, द्रव्य एक है और अखंड है और प्रदेशों वाला है, गुण अनंत है
द्रव्य के आश्रय से अखंड हैं, लेकिन भिन्न भिन्न सत्ता वाले हैं और अप्रदेशी हैं, निर्गुणे हैं। द्रव्य सगुणा है, गुण निर्गुणे हैं, और पर्याय व्यतिरेक स्वभाव वाली है, प्रति समय एक समय के अस्तित्व वाली है, एक समय का परिणमन वाली है। समझ नहीं बात? समझ में? ज्ञान पहले भी ज्ञान था, आज भी ज्ञान है, आगे भी ज्ञान रहेगा। और ज्ञान की पर्याय कभी क्षयोपशम रहेगी, कभी केवल ज्ञान रूप हो जाएगी। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? ये ऐसा जो स्वभाव है और है, द्रव्य है कि हाँ है, गुण है कि हाँ है, और पर्याय है कि हाँ है। कैसे है? कि वो अस्तित्व का विस्तार है। ठीक, आई बात समझ में? ऐसे उन्होंने कहा, जैसे, अब समझ में, अब उदाहरण को ध्यान से समझना। जैसे आपने शुक्लत्व को सत्ता गुण के कंपैरिजन में लेकर के हाँ, समझाया। सत्ता गुण के कंपैरिजन में लेकर समझाया कि हमने मोतियों के माला की सत्ता को कैसे पहचाना, कि हमें कौन से मोतियों की माला चाहिए या हार चाहिए, सफेद, लाल, पीला, काला, ऐसा। ठीक, तो उन्होंने कहा जैसे एक मोतियों की माला का जो शुक्लत्व गुण है, सो वो शुक्लत्व गुण कैसा है कि शुक्ल हार, शुक्ल धागा और शुक्ल मोती, ऐसे 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। तो याद है ना, जब हमने हार को सफेद कहा तो उसमें मोती भी सफेद हो गए सारे, और धागे को भी सफेद ऐसा ही मान लिया गया। ठीक, आगे उसी प्रकार एक द्रव्य का जो सत्ता गुण है, वो उस एक द्रव्य का सत्ता गुण कैसा है? सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय, ये 3 प्रकार से विस्तारित किया जाता है। पहले तो ये सत को विस्तार कर दिया गया, हमें अतद समझाना है। अब समझाएंगे कि जो द्रव्य है वो गुण नहीं, गुण है सो पर्याय नहीं, माला है सो मोती नहीं, मोती है सो धागा नहीं। ठीक है ना? ऐसा समझेंगे। ऐसे रखा हुए धागे को कोई माला है ऐसा कहता है? हार है कहता है कोई? धागा रख दिया तुम्हारे सामने और तुमको कही हार है, तो तुम मान लोगे? बोलो। धागे को तो कोई हार नहीं कहता। और मोती माला खरीदने जाओ या हार खरीदने जाओ और एक पोटली में मोती भरकर तुम्हें दे दें तो ले आओगे? मुझे मोती नहीं चाहिए, हमें तो माला चाहिए। तो माला में मोती नहीं होते क्या? कि हाँ होते हैं। तो दे तो रहे हैं कि मोती नहीं चाहिए, माला चाहिए, तो बिना मोतियों की माला लेकर आओ। है कि बिना मोतियों की माला नहीं होती, और कोई मोती पकड़ाए तो क्या कहते हैं? मोती नहीं चाहिए, माला चाहिए। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? तो वो क्या कहते हैं कि माला है, वो माला क्या है? वो मोती और धागे का समूह है। ऐसा होने पर भी धागा माला नहीं है, मोती माला नहीं है। अतद अभाव, अतद भाव, समझ में आई बात? उस रूप नहीं होना, नहीं है। क्या नहीं है? उस रूप नहीं है। ठीक, आगे क्या कहते हैं? और जैसे एक मोतियों की माला में जो शुक्लत्व गुण है वह हार नहीं है, सीधी सी बात है। सफेद है वही हार है क्या? बोलो। ऐसा तो नहीं है। सफेद रुमाल भी है, सफेद दूध भी है, सफेद दही भी है, सफेद चीनी भी है, सफेद नमक भी है। कि जो भी सफेद है वो सब हार है क्या? ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो हार, वो अस्तित्व हार, हार है, वो सफेद हार है जो उस माला रूप परिणमित हुआ है। माने उस माला में जो सफेद भाव है ना, जिस सफेदी से माला को पहचाना जा रहा है, मात्र उस शुक्लत्व का नाम हार है, अन्य शुक्लत्व का नाम हार नहीं है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है? शुक्लत्व तो और भी है, हो सकता है वो पेटी भी सफेद हो जिसमें वो हार रखा हो, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन पेटी को कोई सफेद जानकर माला मान ले, ऐसा नहीं है। माला, सफेद हार या माला तो वही है जो सफेदी उस हार भाव के साथ संयुक्त रहेगी, है ना? तो कहते जैसे एक मोतियों की माला में जो शुक्लत्व गुण है वह हार नहीं है, ठीक है ना? और क्या नहीं है? धागा नहीं है, और क्या नहीं है? मोती भी नहीं है, ठीक है ना? जिस शुक्लत्व को हमने हार कहा था, जिस शुक्लत्व को हमने कहा सफेद हार, तो हार को हमने क्या नाम दिया? सफेद, सफेद। तो जिस शुक्लत्व को हमने हार नाम दिया था, क्या मोतियों को भी हम, सफेद मोतियों को भी हम हार कहेंगे? उस वाले, उस शुक्लत्व को, जिस शुक्लत्व को हम हार कह रहे थे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? थोड़ा ध्यान से समझना।
जिस हार को हमने कहा सफेद हार, क्या वही वाला सफेद हम मोतियों में लगा रहे हैं? क्या वही वाला सफेद हम धागे में लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। समझना ध्यान से, क्यों नहीं लगा रहे? उस हार को तोड़ दिया जाए और उस हार के मोती अलग रख दिए जाए और धागा अलग रख दिया जाए। अब बोलो सफेद हार, अब बोलो धागे को सफेद हार, अब बोलो मोती को सफेद हार। बोलोगे? नहीं। तो अभी तो थोड़ी देर पहले तुम इस हार को सफेद हार कह रहे थे। कि हम जिस हार को सफेद कह रहे थे, सफेद हार, ये मोती और ये धागा, ये वो सफेद हार नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? पकड़ पाए ना? अगर उस हार को तोड़ के धागे को अलग और मोतियों को अलग रख दिया जाए और तुमसे कहे ये तुम्हारा सफेद हार है, तो तुम मान जाओगे? कि तुम तो अभी तुमने कहा ना, इसको सफेद हार नाम दिया ना तुमने, कि हमने जिस हार को सफेद हार ऐसा कहकर पुकारा था, वो हार, ये मोती अलग और ये माला अलग, ये धागा अलग, ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा, जैसे एक मोतियों की माला का शुक्लत्व गुण शुक्ल हार, हार को क्या कहा? सफेद हार। मोतियों की माला में क्या था? सफेद नाम का गुण था, और सफेद नाम के उस गुण के कारण हमने क्या कहा उस पूरे के पूरे हार को? सफेद माला या सफेद हार। तो सफेद हार किसका नाम है? धागे का नाम सफेद हार है, मोती का नाम सफेद हार है, ये पूरे हार का नाम सफेद हार है। कि माला मोती से संयुक्त उस हार का नाम सफेद हार है, ना कि मात्र धागे का नाम, ना कि मात्र मोती का नाम। पकड़ में ही बात है ना? तो क्या लिखा? शुक्ल हार, वो शुक्ल धागा और शुक्ल मोती ऐसा तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। उसी प्रकार एक द्रव्य का जो सत्ता गुण है, वो सत द्रव्य, सत गुण और सत पर्याय, ये तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है आगे। और एक, जैसे एक मोतियों की माला में जो शुक्लत्व गुण है वह हार नहीं है। पकड़ में ही बात? जो शुक्लत्व गुण है वो क्या नहीं है? वह हार नहीं है, वो तो एक गुण है, वो तो एक गुण है। धागा नहीं है या मोती नहीं है। और जो हार धागा या मोती है, जो हार धागा और मोतियों से मिलकर बना है ना, हार कौन सा है? धागा और मोतियों का समूह। तो जो हार धागा भी है और मोती भी है, वह शुक्ल तो गुण नहीं है। मात्र सफेद हो ऐसा भी नहीं है। है ना? इस प्रकार एक दूसरे में उसका अभाव अर्थात तद्रूप होने का अभाव है, उस रूप होने का अभाव है, भाव नहीं है। उस रूप, धागा मोती रूप, मोती हार रूप ऐसा नहीं है। हार सो अलग है, मोती सो अलग है, धागा सो अलग है। और तीनों को संयुक्त करे तो हार है ऐसा कहेंगे, और भिन्न भिन्न कर दिया जाए तो कोई भी जगत में मात्र मोतियों को हार है ऐसा नहीं कहेगा, मात्र धागे को हार है ऐसा नहीं कहेगा। और हार को तो हार इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वो मोती और माला की संयुक्तता के साथ ही प्रचारित या प्रसारित होगा। अभाव, सो वह तद अभाव लक्षण अतद भाव है, उसका अभाव। एक साथ लिखा ना, तद अभाव, तद अभाव लक्षण। तद अभाव लक्षण माने धागे में मोती का अभाव, मोती में हार का अभाव, तद अभाव, ये जो लक्षण है इसके कहते हैं अतद भाव। अर्थात मोती धागा नहीं, धागा हार नहीं, जो कि अन्यत्व का कारण है, अर्थात इसी को अन्यपना कहते हैं। एक हार में, धागा मोती और हार में जो अन्यत्व भाव है वह ऐसा ही है। अब ये उदाहरण है, उनमें तो प्रादेशिक भिन्नता भी है, धागे में, मोती में और हार में, है ना? लेकिन यहां पर तो उदाहरण के भाव से इस बात को समझाया जा रहा है आगे। इस प्रकार एक द्रव्य में जो सत्ता गुण है वह द्रव्य नहीं है, वो एक गुण है। अनंत गुणों में एक गुण सत्ता नाम का गुण है। अन्य अन्य गुण नहीं है, माने असत्ता नाम का जो गुण है वो ज्ञान गुण नहीं है, वो दर्शन गुण नहीं है, वो चारित्र गुण नहीं है ना? वो अन्य गुण नहीं है, वो सत्ता नाम का एक गुण है। यह पर्याय नहीं है कि सभी पर्यायों को हम सत्ता की पर्याय कह दे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय को ज्ञान पर्याय कहा जाएगा, दर्शन गुण की पर्याय को दर्शन पर्याय कहा जाएगा, चारित्र गुण की पर्याय को चारित्र पर्याय कहा जाएगा, और सत्ता गुण की पर्याय को ही सत्ता की पर्याय ऐसा कहा जाएगा। ठीक है ना? तो वो मात्र पर्याय हो ऐसा भी नहीं है। और जो द्रव्य अन्य गुण या पर्याय है
क्या कहा, जो द्रव्य अन्य गुण या पर्याय है वह सत्ता गुण नहीं है। माने द्रव्य मात्र सत्ता गुण वाला हो ऐसा भी नहीं है, पर्याय मात्र सत्ता की हो तो ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे में जो उसका अभाव है, अर्थात पर्याय में गुणों का और गुणों में द्रव्य का अभाव, कैसा, उस रूप नहीं होना। पर्याय अभाव माने कैसा, पर्याय गुण रूप नहीं और गुण द्रव्य रूप नहीं, ऐसा जो अभाव है। भैया आवाज नहीं आ रही है। आपकी हाँ, आवाज आवाज शांत नहीं हो आ गई। रही। आ गई आ गई। अब नेटवर्क डाउन हो गया होगा, कोई बात नहीं, एक सेकंड को। हाँ देखो अब ठीक है, आवाज आवाज ठीक है। हाँ, जो नेटवर्क स्विच हो गया। अब सुनो क्या कहते हैं कि अदद भाव है, हाँ, अन्यत्व का कारण है। अन्यत्व यानी कि द्रव्य का गुण नहीं और गुण का पर्याय नहीं, ये अन्यत्व। भिन्नत्व नहीं, भिन्नत्व दो द्रव्यों के बीच में, अन्यत्व एक ही द्रव्य के बीच में, ऐसा। अब भावार्थ, एक आत्मा का विस्तार कथन में, एक आत्म द्रव्य का कहो, एक आत्मा का कहो, एक द्रव्य का कहो, ठीक है ना, चाहे वो जीव द्रव्य की अपेक्षा से कह लो, चाहे वो आत्म द्रव्य की अपेक्षा से कहो, या वो छह द्रव्यों की अपेक्षा से कहो, एक एक द्रव्य, एक द्रव्य या आत्मा का विस्तार कथन में, यानी कि जब हम उसको एलोबरेट करेंगे, खोलेंगे, विस्तार करेंगे, उसको भली प्रकार से समझेंगे। आत्म द्रव्य के रूप में, ज्ञानादि गुण के रूप में और सिद्धत्वादि पर्याय के रूप में तीन प्रकार से वर्णन किया जाता है। एक द्रव्य का वर्णन कैसे किया जाएगा, एक द्रव्य है यानी जीव द्रव्य है ऐसा वर्णन किया जाएगा, वो जीव द्रव्य अनंत गुणात्मक है ऐसा किया जाएगा, और अनंत गुणात्मक उस जीव द्रव्य की सिद्धादि पर्याय या संसार आदि पर्याय ऐसा वर्णन किया जाएगा। उसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए, ठीक है ना, पकड़ो ये बात आगे। और एक आत्मा के अस्तित्व गुण को सत, आत्म द्रव्य सत और ज्ञान आदि गुण और सत, सिद्धत्व आदि पर्याय, इन तीन प्रकार के विस्तार से किया जाता है। मतलब आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण है, और आत्मा की संसार अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, नरक अवस्था है, त्रियंचादि अवस्था है, ऐसा वर्णन किया जाता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। माने सभी द्रव्यों की ऐसी अवस्थाएं होती है ऐसा नहीं, अर्थात सभी द्रव्यों में द्रव्य गुण पर्याय रूप अवस्था होती है ऐसा समझना चाहिए, ठीक। एक आत्मा का जो अस्तित्व गुण है, अब आत्मा मानो द्रव्य, एक एक आत्मा समझो या एक द्रव्य समझो, एक द्रव्य में जो अस्तित्व गुण है वह आत्म द्रव्य नहीं है, अर्थात वह अस्तित्व गुण मात्र द्रव्य नहीं है, समझे ना। अस्तित्व है तो हम अस्तित्व को जीव, अस्तित्व को पुद्गल, अस्तित्व को धर्म, अस्तित्व को आकाश, अस्तित्व को काल ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, काल का अस्तित्व है ऐसा कहेंगे, धर्म का अस्तित्व है ऐसा कहेंगे, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, अधर्म का अस्तित्व है ऐसा कहेंगे, जीव का अस्तित्व है ऐसा कहेंगे। तो आत्मा का जो अस्तित्व गुण है वह आत्म द्रव्य नहीं है। आत्म द्रव्य कौन है, जो अस्तित्व आदि सामान्य विशेष अनंत गुणों का समूह एक द्रव्य है, वो आत्मा है, अस्तित्व मात्र आत्मा नहीं है। सत्ता गुण के बिना ज्ञानादि गुण नहीं है। एक गुण, एक सत्ता गुण ना हो तो अन्य गुण भी नहीं है, क्योंकि द्रव्य की सत्ता को प्रकाशित करने वाला सत्य गुण है, माने द्रव्य सत्य वो गुण के आधार से है। यह सिद्धादि पर्याय भी नहीं है, और जो आत्म द्रव्य है सो सत्य के सिवाय ज्ञानादि गुण या सिद्धत आदि पर्याय है वह अस्तित्व गुण नहीं है, ठीक। इस प्रकार उनमें उनमें अर्थात द्रव्य गुण और पर्यायों में परस्पर अतद भाव है, जिसके कारण उनमें अन्यत्व है, भिन्नत्व नहीं, अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं, अन्यत्व है। अब अन्यत्व को भिन्नत्व भी कहीं कहीं पर कहते हैं, ठीक है ना, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, बट आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि जब यहां पर भिन्न कह रहे हैं तो वहां अतद भाव वाला भिन्न है या अत्यंत अभाव वाला भिन्न है, ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में बात नहीं, समझ में, शक्कर में मिठास भिन्न है, सफेदी भिन्न है,
है ना। लेकिन सफेदी का मिठास में अत्यंत अभाव ऐसा नहीं है। समझे नहीं समझे? तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि वहां जहाँ भिन्नत्व का इस्तेमाल यूज किया जा रहा है शब्द का, तो कौन सा भिन्न है, अतद भाव भिन्न है या अत्यंत अभाव भिन्न है। क्योंकि अत्यंत अभाव भिन्न तो प्रदेशों की भिन्नता से होता है, और अतद भाव एक ही द्रव्य में होने वाली स्वरूप भिन्नता से होता है। माने जो द्रव्य है सो गुण नहीं, गुण है सो पर्याय नहीं। इसी प्रकार सभी द्रव्यों के संबंध में समझना चाहिए। इस प्रकार इस गाथा में सत्ता का उदाहरण देकर अतद भाव को स्पष्ट समझाया है। यहाँ इतना विशेष है कि जो सत्ता गुण के संबंध में कहा है वह अन्य गुणों के विषय में भी भली भांति समझ लेना चाहिए। तथा सत्ता गुण की भांति एक आत्मा के वीर्य गुण को वीर्यवान, आत्मद्रव्य वीर्यवान, ज्ञानादि गुण और वीर्यवान सिद्धत्व आदि पर्याय इस प्रकार विस्तारित कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञान आत्मा, ज्ञान गुण, ज्ञान पर्याय, दर्शन आत्मा, दर्शन गुण, दर्शन पर्याय, चारित्र आत्मा, चारित्र गुण, चारित्र पर्याय। जैसे आत्मा है, सत्ता आत्मा, आत्म सत, गुण सत, पर्याय सत, आत्म सत, ज्ञान सत, ज्ञान पर्याय सत। पकड़ में बात। ऐसे ही समस्त द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समस्त गुणों के माध्यम से समझ सकते हैं। अभिन्न प्रदेश होने से इस प्रकार विस्तार किया जाता है। फिर भी संज्ञा लक्षण अभिन्न प्रदेश होने से, अर्थात प्रदेश भिन्नता नहीं होने से, द्रव्य गुण पर्याय में क्या भिन्न नहीं है, प्रदेश भिन्नता नहीं है। ठीक है ना। तो प्रदेश भिन्नता का अभाव होने से इस प्रकार का वर्णन किया जाता है। फिर भी क्या है भिन्नता, संज्ञा माने नाम, लक्षण माने जिसको उसका क्या लक्षण है, और साथ में उनका प्रयोजन, प्रयोजन आदि भेद होने से वीर्य गुण को तथा आत्म द्रव्य को ज्ञान आदि अन्य गुण और सिद्धत्व आदि पर्याय के अतद भाव है। माने जो वीर्य है सो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है सो चारित्र नहीं है, चारित्र है सो दर्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन इनकी भिन्नता है, जो कि उनमें अन्यत्व का कारण है, जो कि उस द्रव्य में अन्यत्व का कारण है, यानी कि सूचक है, सूचना देने वाली है, ऐसा। अब इसी भाव को 107 नंबर की गाथा को, तत्व प्रदीपिका 107 नंबर की गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, और आचार्य जयसेन देव जब टीका करते हैं तो ये गाथा 117 हो जाती है। तात्पर्य वृत्ति, आचार्य कुंद कुंद देव ने जो 107 नंबर की गाथा कही और उस पर आचार्य अमरचंद्र देव ने जो टीका लिखी, उसका क्या तात्पर्य है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, उसका थोड़ा और आसान भाषा में आचार्य जयसेन देव वर्णन करते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका में। 293 नंबर का पेज। आचार्य देव कहते हैं, अब अतद भाव को विशेष रूप से विस्तार कर कहते हैं। मैंने उसको सही प्रकार से विस्तारित कर एलिब्रेट कर आपके आगे रखते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं? द्रव्य सत, सत द्रव्य, गुण सत अर्थात सत गुण, और सत ही पर्याय। इस प्रकार सत्ता गुण का द्रव्य गुण पर्यायों में विस्तार है। ठीक है, गुण एक है और उस एक गुण का विस्तार द्रव्य में भी माना गया, गुण में भी माना गया और पर्याय में भी माना गया। क्योंकि वो पूरे द्रव्य में उसका विस्तार है तो द्रव्य के समस्त गुणों में भी उसका भाव है, और उन गुणों के समस्त पर्यायों में भी उसका रूप या स्वरूप प्रकाशमान होता है। ठीक, वह इस प्रकार है जिस प्रकार मुक्ता फल या मोतियों के हार में। ठीक है ना। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में जो मोती हम इस्तेमाल करते हैं वो तो होते हैं हिंसक। ठीक है, लेकिन उस समय जो मोती इस्तेमाल होते थे वो होते थे अहिंसक, है ना। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मोती दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक वनस्पति का एक है मोती, और एक जानवर से प्राप्त होता है ना, उसमें से मांसाहार। निकलता है ना, सीप में से। सीप सीप में में से से जो निकलता है, हाँ हाँ, सीप की खेती होती है। अब ये मुक्ता फल क्या होता है? एक एक पेड़ होता है मुक्ता नाम का, मुक्ता नाम के पेड़ का फल होता है। अभी ये चाइना की तरफ अभी भी पाए जाते हैं ये पेड़, समझे ना। इनमें से लाल, पीले, हरे, सफेद ऐसे कई प्रकार के मोती निकलते हैं। वो लोग इसको कहते हैं बुद्धा वृक्ष। क्या कहते हैं? उस पेड़ का नाम बुद्धा वृक्ष। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा।
उसमें साल में एक बार फल आता है। इस पेड़ पर साल में एक बार फल आता है। और इस फल में जो बीज होता है ना, एक बीज होता है, वो एक बीज जो होता है वो मोती होता है। और ना फल को सुखा लेते हैं वो, और सूखने के बाद वो जो फल को जब छीला जाता है तो उसका बीज एकदम पत्थर जैसा सख्त निकलता है। और उसको पॉलिश वगैरह रगड़ने पर वो बिल्कुल मोती जैसा चमकने लगता है एकदम। है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसा उसको बनाते हुए, मतलब वो करते खाने हुए। लायक फल नहीं होता उनका, उस पेड़ का खाने का फल फल खाने होता लायक है, नहीं है। खाने का फल होता है, लेकिन वो लेकिन खाने मोती के बना काम लेते में हैं। नहीं, हाँ वो उसको खाने के काम में नहीं लेते, उसको बुद्धा वृक्ष कहते हैं वो। उस फल उसमें एक बार में एक ही मतलब वो आता है, फल आता है, एक वर्ष में एक बार। और सभी फलों में मोती निकले हैं ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी है, ठीक है ना। और रंग बिरंगे मोती निकलते हैं उसमें, कोई सफेद निकलता है, कोई लाल निकलता है, कोई पीला निकलता है, ऐसा ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। उसका नाम है मुक्ता फल, ठीक है ना। अब वो प्राप्त नहीं होता ज्यादा, अब तो ये सीप से लोग मोती निकालते हैं, सीप की खेती होती है, तो वो बिल्कुल मांसाहार है एक तरीके का, समझे ना, मांस है वो तो। ये कहते हैं मुक्ता फल या मोतियों के हार में, ठीक है ना। सत्ता गुण स्थानीय जो यह शुक्ल गुण है, अर्थात कोई मोतियों का हार है ना, स्पेशल लिखा उन्होंने मुक्ता फल, है ना, यह मोतियों के हार में। अब वो मोतियों का हार मान के चलो, सफेद मोतियों का हार है, ऐसा मान के चलते हैं ना, सफेद मोतियों का हार है। तो वो जो शुक्लत्व गुण है वह प्रदेशों के अभेद से, अर्थात उस पूरे हार का जो प्रदेश है, धागा भी उसके हार के अंदर ही काउंट होगा, उसमें बहुत सारे जो मोती लगे हैं वो भी उसी हार में काउंट होंगे, और हार तो हार है ही। तो कहते हैं कि वह प्रदेशों के अभेद से क्या क्या कहा जाता है, कि शुक्ल हार है, शुक्ल सूत्र है, और तथा शुक्ल मोती है, ऐसा कहते हैं। अर्थात प्रदेशों के अभेद होने के कारण वो पूरा का पूरा हार क्या कहलाता है, उस हार में लगा हुआ धागा वो भी शुक्ल कहलाता है, और उस हार में अन्य मोती जो शुक्ल नहीं है, क्या कहा, उस हार में अन्य मोती जो शुक्ल नहीं है उसको भी शुक्ल ऐसा ही नाम मिल जाता है, और हार को नाम भी शुक्ल प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये उदाहरण तुम समझ लो ध्यान से, वो सफेद मोतियों की माला की बात नहीं है यहाँ पर, हार की बात है, हार की बात। क्योंकि हार में बेस, हार तो देखा ना सबका बेस हो गया एक कलर, सफेद रंग का हार का बेस हो गया, और उसमें रंग बिरंगे अन्य मोती भी होते हैं, पर उसकी पूरी आभा जो कांति है हार की वो सफेद है, इसलिए उस हार में लगे हुए लाल पीले अन्य मोती भी सफेद ऐसा नाम पा रहे हैं। और उस हार में जो भी धागा लगा है, माने सुनहरा धागा लगा है या चांदी का तार लगा है, तो वह भी सफेद ऐसा नाम पा रहा है, ठीक कहते हैं। और जो हार सूत्र या मोती है, उन तीनों के साथ उनमें परस्पर प्रदेशों का अभेद होने से शुक्ल गुण कहा जाता है। इस प्रकार यह तद्भाव का लक्षण है। पकड़ में ही बात, क्योंकि प्रदेशों का अभिन्न होने से क्या अर्थ हो गया इसका, क्योंकि हार मोती का नाम नहीं है, हार धागे का नाम नहीं है, हार तो धागा और मोती के साथ जो संयुक्त भाव निकल कर आया है ना उसका नाम है। ये उसकी प्रदेशों की अभिन्नता है। अब उनके प्रदेश भिन्न कर दिए जाए, यानी माला को तोड़ के अलग अलग कर दिया जाए, प्रदेश भिन्न हो गए ना, मोती अलग रखे गए और धागा अलग रखा गया। अब बोलो सफेद हार इसको कौन बोलेगा? वहां जो पीले मोती होंगे वो पीले ही कहलाएंगे, वो जो लाल मोती होंगे वो लाल कहलाएंगे, जो सफेद मोती होंगे वो सफेद मोती ऐसा कहलाएंगे, है ना। और जो धागा है सो वो धागा ऐसा ही कहलाएगा, कोई भी उसे हार नहीं कहेगा, है ना। और जब एक प्रदेश में पिर जाएंगे तो वो पूरा का पूरा हार लाल पीले मोतियों वाला होने पर भी अगर सफेद कांति वाला होगा, शुक्ल कांति वाला होगा, तो उस पूरे हार को सफेद हार ऐसा कहेंगे। और वो सफेद हार किस किस के ऊपर नाम लागू हो जाएगा, कि उस हार में लगे हुए अनेक मोती वे भी सब सफेद हार के नाम को प्राप्त हो जाएंगे, और उस हार में पिरा हुआ जो धागा है वो धागा भी सफेद हार ऐसे नाम को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तद्भाव का क्या अर्थ है, हार सूत्र तथा मोतियों का शुक्ल गुण के साथ तन्मय पना है। पकड़ में ही बात,
उस हार में जो शुक्लत्व की आभा आ रही है, उस आभा के साथ हार भी तन्मय है, मोती भी तन्मय है, और वो धागा भी तन्मय है। इस धागे मोती की तन्मयता का नाम ही, और धागे मोती के आकार रूप उस हार का नाम ही शुक्ल हार, ऐसा नाम प्रकट होता है। पकड़ में बात। क्या कहा? तद्भाव का क्या अर्थ है? उस रूप होने का क्या अर्थ है? कि हार, सूत्र तथा मोतियों का जो शुक्ल आभा के साथ तन्मय पना हुआ है, ठीक है ना, अथवा जो प्रदेशों की अभिन्नता है, वह अतद्भाव है। ठीक। उसी प्रकार मुक्तात्म पदार्थ भैया अर्थात जो आपने सिद्ध अतत भगवान। भाव बोला, ये मैंने अभिन्नता है अतद्भाव। तो ये हाँ, हाँ अभिन्नता है तद्भाव है लिखा ना, मैंने अतत हाँ। बोला है, तद्भाव है। ठीक है ना, तद्भाव है, बोलने में मिस्टेक हो गई, तद्भाव है। सुनो, उसी प्रकार मुक्तात्म पदार्थ अर्थात वो सिद्ध भगवान की बात कर रहे हैं, मुक्तात्म पदार्थ, मुक्त आत्मा अथवा सिद्ध भगवान में जो शुद्ध सत्ता गुण है, वह प्रदेशों की अभेदता से क्या क्या कहा जाता है? कि वह सत्ता लक्षण, परमार्थ पदार्थ, सत्ता लक्षण और केवल ज्ञान आदि गुण तथा सत्ता लक्षण सिद्ध पर्याय, ऐसा कहा जाता है। माने सिद्ध पर्याय है, केवल ज्ञान आदि गुण है, और सिद्ध भगवान है, ऐसा वो आत्मा सिद्ध है, ऐसा कहा जाता है। और जो परमात्मा पदार्थ, ज्ञान आदि गुण, सिद्धत्व पर्याय, इस प्रकार तीनों के साथ प्रदेशों का अभेद होने से शुद्ध सत्ता गुण कहा गया है। इस प्रकार यह तद्भाव का लक्षण है। एक सत्ता नाम के गुण से दोनों तन्मय हैं, माने वो आत्म द्रव्य भी और वो ज्ञानादि गुण की होने वाली या सिद्धत्वादी की जो समस्त पर्याय भी, वो सब सत्ता से तन्मय होने के कारण उन सबको तद्भाव, उस रूप है, ऐसा कहा जाता है। माने सिद्ध आत्मा भी सिद्ध रूप है, अनंत गुण भी सिद्ध रूप है, और अनंत गुणों की पर्याय भी सिद्ध रूप है, उस रूप है, ऐसा कहा जाता है। माने सत्य है, सिद्ध आत्मा है, सिद्धत्व को प्राप्त है, और वह सिद्धत्व अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि पर्याय युक्त है। ऐसा अस्तित्व के साथ तन्मय होने पर वो तीनों को ही है ऐसा भाव प्राप्त होता है। प्रश्न, तद्भाव का क्या अर्थ है? कि परमात्म पदार्थ, केवल ज्ञान आदि गुण, परमात्मा पदार्थ यानी कि जीव द्रव्य, केवल ज्ञान आदि गुण, उसमें जो अनंत गुण और सिद्धत्वादि की जो पर्याय हुई हैं, उनका शुद्ध सत्ता गुण के साथ संज्ञादि भेद होने पर भी, क्या क्या भेद होने पर भी? द्रव्य नाम द्रव्य का है, गुण नाम गुण का है, पर्याय नाम पर्याय का है। अनंत गुणों में प्रत्येक गुण का अपना अपना नाम है, ऐसा भेद होने पर भी, द्रव्य गुण पर्याय ऐसा तीन भेद होने पर भी, अनंत गुणों का अपने अपने स्वभाव है, ऐसा भेद होने पर भी, क्या है? संज्ञादि भेद होने पर भी, प्रदेशों के द्वारा तन्मयता है, अर्थात वो एक प्रदेश में व्याप्त होने से वह क्या हो जाता है? वह तद्भाव है, उस रूप है, ऐसा कहा जाता है। अब उस रूप है ऐसा भी कहेंगे और उस रूप नहीं है ऐसा भी कहेंगे। तो पहले उस रूप है सिद्ध किया, अब उस रूप नहीं है ये सिद्ध करेंगे। जो उस पूर्वोक्त लक्षण यानी तद्भाव का स्पष्ट रूप से संज्ञादि भेद विवक्षा में अभाव है, वह पूर्वोक्त लक्षण तद्भाव कहा जाता है। वह तद्भाव क्यों कहा गया है? तद्भाव नहीं है, तन्मयता नहीं है, अथवा अतद्भाव है। क्या कहा? वह तद्भाव क्यों कहा गया है? तो क्या कहते? तद्भाव नहीं है, तन्मयता नहीं है, अथवा अतद्भाव है, अर्थात संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि के भेद हैं, ऐसा वहां पर अर्थ है। मतलब उसको उस रूप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वही है ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? क्या कहा? उस रूप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उस रूप नहीं, माने वही है ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? प्रश्न क्या लिखा? वह तद्भाव क्यों कहा गया है, माने द्रव्य गुण पर्याय, इनको तद्भाव ऐसा क्यों कह रहे हैं? द्रव्य गुण पर्याय एक है ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? बोले संज्ञा प्रयोजन और लक्षण से भिन्नता होने के कारण उन्हें उस रूप है ऐसा तो नाम मिलेगा, वही है ऐसा नाम नहीं मिलेगा। वही है होने पर तो
द्रव्य गुण पर्याय का एकत्व हो जाएगा, है एकत्व, प्रदेश की अपेक्षा से एकत्व है, ऐसा होने पर भी उनको तद्भाव ऐसा कहेंगे। माने पर्याय द्रव्य गुण उस रूप है ऐसा कहेंगे, वो ही है ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे। अन्यत्व के कारण कहा है ना, हाँ, अन्यत्व अन्यत्व है के ना। कारण, हाँ अन्यत्व के कारण, तीनों के ठीक है ना। लक्षण अलग अलग है इसलिए कहते हैं बस। हाँ, तीनों के संज्ञा लक्षण नाम अलग प्रयोजन, अलग है। हाँ संज्ञा नाम संज्ञा लक्षण और प्रयोजन तीनों भिन्न है इसके कारण। नाम भी अलग अलग है। हाँ, तो बोले अत आपने तद्भाव ऐसा क्यों कहा, मैंने उस रूप है ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तीनों में भिन्नता है इसलिए हम उस रूप है ऐसा कह रहे हैं। ठीक, आगे वह इस प्रकार है जिस प्रकार मोतियों के हार में जो ये शुक्ल गुण है उसके वाचक शुक्ल ऐसे दो अक्षरों से हार वाच्य नहीं होता है। मैंने आपने सफेद सफेद कह देने से हार हो जाएगी हर चीज, ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन वो सफेद हार में तन्मय हो, वह सफेद हार में तन्मयता को प्राप्त हो तो हार को सफेद ऐसा तो कह सकते हैं, लेकिन मात्र सफेद को हार ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जगत के सारे हार सफेद नहीं हो सकते। समझे नहीं समझे, वो तो पर्टिकुलर एक हार को ही आप सफेद ऐसा कह सकते हो जिसमें सफेद आभा के साथ संयुक्तता हो। उसके वाचक शुक्ल ऐसे दो अक्षर से हार वाच्य नहीं होता है, सूत्र अथवा मोती भी वाच्य नहीं होता है, और हार सूत्र तथा मोती शब्द से शुक्ल गुण वाच्य नहीं होता है। ठीक, सिंपल सी बात है। मोतियों को सफेद कहे या धागे को सफेद कहे या हार को सफेद कहे, तो ऐसा नहीं है कि हमने सफेद कहा तो आप धागा मोती और हार ही समझोगे। ठीक है ना, सफेद कहने पर जो जो उस सफेद के साथ तन्मयता को प्राप्त होगा वो सब सफेद ही भाव कहलाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि सफेद कोई हार की पहचान बन गई है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी वो सफेद जब तन्मय होगी हार के साथ तो उस तन्मयता के कारण हार को सफेद ऐसा कहेंगे। इस प्रकार परस्पर प्रदेशों के अभेद होने पर भी जो यहाँ संज्ञादि का भेद है वह उसका पूर्वोक्त लक्षण रूप तद्भाव का अभाव तद्भाव कहा जाता है। और वह तद्भाव क्या कहा जाता है कि वह अतद्भाव ऐसा संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि कृत भेद भी कहा जाता है। माने तद्भाव नहीं होना क्या कहा जाता है, अतद्भाव ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार मुक्त जीव में जो यह शुद्ध सत्ता रूप गुण है उसके वाचक सत्ता शब्द से मुक्त जीव वाच्य नहीं होता है। माने जीव को मुक्त ऐसा नहीं कह सकते, जीव मुक्त है ऐसा तो है, पर जीव को मुक्त मात्र ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि फिर निगोदिया भी मुक्त होगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। फिर मुक्त कहने का अर्थ क्या हो जाएगा, 4 गति 84 लाख योनियों के समस्त जीव मुक्त है ऐसा ही माना जाएगा। तो वो मुक्त उनका वो नहीं है सूचक, लेकिन मुक्त पर्याय के साथ तन्मय होने पर जीव को मुक्त है ऐसा कहा जाएगा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही आ रही है ना, बस में मुश्किल तो नहीं है ना, 1 मिनट लगेगी, इसको पूरा करते हैं। उसी प्रकार मुक्त जीव में यह जो शुद्ध सत्ता गुण है उसके वाचक जो सत्ता शब्द है उस वाचक शब्द से मुक्त जीव वाच्य नहीं होता है। मतलब एक गुण मात्र से कोई भी जीव वाच्य को प्राप्त होगा नहीं। सत्ता कहने पर मात्र जीव की सत्ता की बात है ऐसा नहीं, सत्ता कहने पर तो 6 द्रव्यों की सत्ता की बात है ऐसा भी है, और प्रत्येक द्रव्य में सत्ता, द्रव्य से सत्ता, गुण की सत्ता और पर्याय की सत्ता ऐसा भी है। अथवा केवल ज्ञानादि गुण तथा सिद्ध पर्याय भी वाच्य नहीं होते हैं, और मुक्त जीव केवल ज्ञानादि गुण तथा सिद्ध पर्याय शब्दों से शुद्ध सत्ता गुण वाच्य नहीं होता है। इस प्रकार ऐसे परस्पर प्रदेशों के अभेद होने पर भी जो यह संज्ञादि भेद है, कौन सी संज्ञादि भेद, द्रव्य की संज्ञा, गुण संज्ञा और पर्याय संज्ञा, ऐसे जो 3 भेद हैं वह उस पूर्वोक्त लक्षण रूप तद्भाव का अभाव यानी तद अभाव, तत् प्लस अभाव इज इक्वल टू तद्भाव कहा जाता है। तत् प्लस अभाव इज इक्वल टू तद्भाव कहा जाता है। और पुनरपि वह तद्भाव क्या कहा जाता है कि वह तद्भाव अतद्भाव संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदिकृत भेद भी कहा जाता है, ऐसा अर्थ है। मोहित भैया ये वाली बात कह रहे होंगे ना, अब इसमें तत् जमा अभाव में एक आ लगाया है, इस अपेक्षा से कह रहे होंगे ना। जब संधि करेंगे तो एक लगाएंगे, जब अलग अलग लिखेंगे तो अतत अभाव ऐसा लिखेंगे। भैया ठीक एक है ना। चीज बताओ, मतलब मैं हाँ बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, हाँ हाँ गुस्ताखी हाँ माफ हाँ करना हाँ, मुझे। बोलो 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 देखो, बोलो। अतद प्लस अभाव, अगर हाँ हम शब्द समझें तो तत् हाँ का मतलब होता है उस, और भाव का मतलब हाँ होता है रूप। उस रूप है, हाँ कहने का मतलब हाँ तत्भाव।
अगर मैंने हाँ पहले भी ये कहा कि उस नहीं और रूप हाँ नहीं, तो ये कोई हाँ सेंस मतलब दिख नहीं रहा। हाँ, पर उस रूप कोई बात नहीं नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। मैं आपको इसके मैं इसको आपको संधि व्याकरण के भेद भेज दूंगा। देखो मैंने कहा ना, अनादि अनिधन। समझना ध्यान से, आप वो पहले से अनादि ध्यान से अनधन में भैया जो सुनो तो। जो आदि है ना, आदि नहीं हाँ, और जिसका निधन नहीं, तो वो दो अरे सुनो अलग तो अलग शब्द सही, हैं। सुनो तो सही, ऐसे सुन ही नहीं रहे तुम। समस्या तो यही है। अनादि अनिधन में जो दो आ आते हैं, दो अलग अलग शब्द है ना। ये कहना चाहते हो ना, आदि में आदि नहीं होना और निधन में अंत नहीं होना, ये दो अर्थ हैं, इसलिए उसमें दोनों में अलग अलग आ लगाया। ये तर्क है ना आपका, है ना, यही तर्क है ना। देखो सुनो, अनादि अनिधन में ये जो तर्क आपने बताया ना, इस तर्क के कारण दोनों में आ का भेद हो जाता है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। मैंने व्याकरण में बस इतनी सी बात नहीं है, मात्र इतनी सी बात नहीं है। समझे ना। अब कोई बात नहीं, मैं आपको उसका वो भेजूंगा, क्या नाम है, व्याकरण का पेज भेजूंगा, उसमें पढ़ना आप उसमें। तद देखो अभाव है ना। तो व्याकरण, देखो मुझे व्याकरण नहीं हाँ आती, मैं तो कोई वो नहीं हूँ। हाँ पर जो यहाँ हाँ, जो चलो कोई भाग बात बोल रहे हैं ना नहीं। भैया, अगर आप ऊपर देखें। हाँ अब तो मेरी एक गलती हो सेकंड सकती बस, है, उसमें आप क्या एक बात है। सेकंड मुझे हाँ रुकने बताओ, हाँ दो। बताओ। देखो ऊपर है ना, दो तदभाव आए हैं। एक द हाँ के नीचे हलंत वाला है, और हाँ एक यार, दा के और एक नीचे ता के बिना नीचे हलंत हलंत वाला वाला, हाँ है ठीक ना। है। हाँ अब यहाँ पर कहीं देख लिया। पूरे दोनों गाथाओं में अतद हाँ अभाव ऐसा हाँ कहीं भी हाँ, कोई मेंशन बात नहीं नहीं, है, हाँ तो अतद मेरी गलती अभाव। हो सकती है, कोई बात नहीं। अतद भाव है, बस इतना तो मैं समझना हमको, ठीक है ना। आपकी गलती कि नहीं, उस मैं रूप सिर्फ एक नहीं बता होना। रहा हूँ कि मतलब जो मैंने अरे व्याकरण, नोटिस किया। वैसे मैं, सुनो मेरी बात है, वो तो 6 ऑप्शन की गलती है, हो सकती है, उसमें क्या बात है, मेरे ध्यान गलत हो सकता है। मेरे ध्यान में, मेरी धारणा में यही बात बैठी है। क्या बैठी है? अतद अभाव, यही धारणा में बैठा है। क्यों बैठा है, उसके पीछे का क्या कारण है, कोई बात नहीं, मैं भी खोजूंगा। है ना। अगर धारणा में ये बात बैठी है तो किसी ना किसी कारण से तो बैठी होगी, माँ के पेट से तो सीख के नहीं आए। यही सीखा ना किसी से। है ना। तो गलती भी हो सकती है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो गलत होगा। अब ये सीधी सीधी सी बात ये है कि उस रूप नहीं होना, ये है। तो यहाँ कहते हैं तदभाव, अर्थात तत् जमा अभाव इज इक्वल टू तदभाव। तो आ कहा गया, इज इक्वल टू में तो अभाव होना चाहिए ना, अतद भाव। तो वो कहते हैं तत् जमा अभाव इज इक्वल टू तदभाव कहा जाता है। और पुनरपि वह तदभाव क्या कहा जाता है? पुनरपि, फिर वह तदभाव क्या कहा जाता है? कि फिर वह तदभाव अतदभाव ऐसा कहा जाता है। अतदभाव अर्थात संज्ञा लक्षण प्रयोजनाधिकृत भेद भी कहा जाता है, ऐसा अर्थ है। जिस प्रकार यहाँ शुद्धात्मा में शुद्ध सत्ता गुण से अभेद स्थापित किया है। फिर बोलते हैं, जिस प्रकार यहाँ शुद्धात्मा में शुद्ध सत्ता गुण से अभेद स्थापित किया है। कैसे अभेद स्थापित किया है? अतद्भाव रूप से या तद्भाव रूप से। प्रादेशिक भिन्नता नहीं होने से क्या स्थापित किया है? एक रूपता को स्थापित किया है। सत्य सत्ता गुण के साथ अभेद स्थापित किया है। अभेद कब स्थापित हुआ? जब हमने प्रदेशों की भिन्नता को नहीं माना, तब उसमें अभेद स्थापित हो गया। और क्यों नहीं माना? क्योंकि होते नहीं है, इसलिए नहीं माना। है ना। माने द्रव्य गुण पर्याय के प्रदेश भिन्न नहीं है, ऐसी उनमें अभेदता है, ऐसा अभेद स्थापित किया है। उसी प्रकार यथा संभव सभी द्रव्यों में जानना चाहिए, ऐसा यहां पर अभिप्राय है। अब 108 नंबर की गाथा कहते हैं। हाँ हाँ, इसमें और स्पष्ट हो जाएगा जो इनका प्रश्न था मोहित भैया जी का। हाँ हाँ 108 हाँ गाथा में और भी आने हाँ, वाला इसमें वो। और भी आने वाला है ना। तो 108 नंबर की गाथा की चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भैया एक अनाउंसमेंट है। हाँ बोलो अ, ना, बोलो। ये क्या नाम है, क्या हम क्या शुरू करने वाले थे, बहन श्री के वचनामृत, वो उसकी फिजिकल हाँ कॉपी आ गई हैं। तो जिस किसी को भी चाहिए तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मुझे भेजें, ग्रुप में ना भेजें। ठीक है। अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, पिन कोड वगैरह डालकर, तो मैं यहाँ से कुरियर करवा दूंगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, सुन लो भाई, ये सब है हम्म। ना। और हम्म, और इनफ अमाउंट में है, मतलब अच्छी तादाद में है, तो ऐसा कोई नहीं है कि हम एक के बीच में दो शेयर करें, या जिसको चाहिए वो मंगवा ले। ठीक है। ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से, ठीक है। मंडे, सोमवार से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को